बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल्फ इंडक्शन। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था म्यूचुअल इंडक्शन, वहां पे हमने देखा था कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो तो उसकी वजह से किसी दूसरे कॉइल में जो उसके करीब पड़ा हुआ हो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ यहाँ पे हमने देखना है कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। Now it is the phenomena in which a changing current in a coil induces EMF in itself। ठीक है, अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो और उस कॉइल में उस चेंजिंग करंट की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही हो तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सो द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ। ठीक है, वहां पे तो हमारे पास वन कॉइल था और उसकी वजह से एक अनदर कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि दिस इज द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल और चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ। ठीक है, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही हो, ईएमएफ इन इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉइल है, सिंगल कॉइल, यानी पहले तो हमने दो कॉइल कंसिडर किए थे, ना हम सिर्फ इसी कॉइल को कंसिडर कर रहे हैं। तो दूसरा कॉइल इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास एक ही कॉइल है तो पहले तो हमने P और N के एब्रीविएशन यूज किए थे, P फॉर प्राइमरी एंड N फॉर P फॉर प्राइमरी एंड S फॉर सेकेंडरी। तो अब हम यहाँ पे सिंपली ये कहते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसमें N लूप्स हैं, और वो जो कॉइल है दैट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ रियोस्टेट, जैसे हमने पहले किया था। और अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी की टर्म यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब सिर्फ एक ही कॉइल है हमारे पास। तो देखें यहाँ पे इस वाले कॉइल को हमने अब इग्नोर कर दिया है। नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली द सिंगल कॉइल विच इज कंसिडर्ड हेयर। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे जो डेरिवेशन है, इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो एक तो ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे देखें स्विच ओपन है, जब आप इसको क्लोज करेंगे स्विच को या ऑन करेंगे तो करंट 0 से आई पी तक इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसमें एक टाइम रिक्वायर होगा क्योंकि इस टाइम में करंट चेंज हो रहा है और इस चेंजिंग करंट की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ इस बैटरी की ईएमएफ को अपोज करेगी। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो अपनी कॉज को अपोज करती है। तो यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में एक वो ईएमएफ है जो बैटरी की ईएमएफ है, या बैटरी की वोल्टेज आप कह लें इसको। दूसरी ईएमएफ वो है जो इस चेंजिंग करंट की वजह से इसमें इंड्यूस होगी। करंट चेंज होगा फ्रॉम 0 टू आई, दैट विल टेक सम टाइम फॉर द करंट टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू आई, यानी ये एकदम से इंस्टेंटली 0 से आई पे नहीं जाएगा। ड्यू टू द बैक ईएमएफ, इस वाली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को यहाँ पे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि ये बैटरी की ईएमएफ को अपोज कर रही होती है। ठीक है, बैक ईएमएफ, इसको हम बाद दफा बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैटरी की ईएमएफ को अपोज करती है। ठीक है, तो इसीलिए उस अपोजिंग ईएमएफ की वजह से करंट को 0 से आई तक पहुंचने में कुछ टाइम रिक्वायर होता है, और इसी तरह आई से 0 तक पहुंचने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रही है चेंजिंग करंट की वजह से, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका एक्सप्रेशन हम फैराडेज लॉ से ही फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हमने जो इसकी थ्योरी लिखी है, जो हमने सिचुएशन यहाँ पे लिखी थी पहले, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर अ कॉइल विद n लूप्स and which is connected to a
यही आपने डायग्राम जो बनाई है इसी को आपने एक्सप्लेन करना है। कंसिडर अ कॉइल ऑफ n लूप्स which is connected to a battery through a rheostat and a switch or key. As the switch is closed, current increases from 0 to I in the loop or in the circuit. ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी चेंजिंग करंट की वजह से, 0 से I तक ये करंट इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब आप स्विच ओपन करेंगे तो I से 0 तक डिक्रीज होगा, तो इंक्रीजिंग करंट की वजह से भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी जो बैटरी की ईएमएफ को अपोज करेगी, और डिक्रीजिंग करंट की वजह से भी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ बैटरी की ईएमएफ को उस वक्त सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर देनी है सिचुएशन। नाउ मैथमेटिकली इसको डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वही फैराडेज लॉ से हम शुरू करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जो कि इक्वेशन है किसी भी तरह की ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ही कॉइल है तो इसको हमने पहले एस हमने सेकेंडरी के लिए यूज किया था, तो हम एस की बजाय इसको सिंपली ई लिखते हैं, ई एल। ठीक है, ई एल, एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, दिस इज ई एल इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ लूप्स इन दिस कॉइल। नाउ देखें वो जो चेंजिंग करंट की वजह से ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगी, क्योंकि करंट, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास किसी भी कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नाउ आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, और बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू आई व्हिच इज करंट थ्रू द कॉइल। सो हियर अगर एक कॉइल में से कॉइल की एक लूप में से फ्लक्स फाई है तो ये फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स बी के और बी करंट के प्रोपोर्शनल है। दिस इंप्लाइज दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। अब n लूप्स के लिए हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा n फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। पहले हमने IP लिखा था, सो n फाई टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। और अब ये जो टोटल फ्लक्स है इसको हम अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे m की बजाय यहाँ जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं L। पहले हमने यहाँ m यूज किया था, तो अब हम L यूज करेंगे, और क्योंकि करंट अब सिर्फ एक ही कॉइल है तो Li। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल यानी n फाई इज इक्वल टू Li, वेयर L इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये कांस्टेंट कौन सा है, ये इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो L इज हियर कांस्टेंट व्हिच इज n फाई ओवर I। ठीक है, ये n फाई, यहां से इसी इक्वेशन से L क्या होगा, n फाई ओवर I व्हिच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट L इज नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, या इसको हम सिर्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं क्योंकि अब एक ही कॉइल है तो उस एक कॉइल की इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। सो L इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 से, क्योंकि हम कह रहे हैं करंट, इक्वेशन 2 ये हमारे पास n फाई इज इक्वल टू L I। ठीक है, m की जगह हम कांस्टेंट हमने कौन सा यूज किया था, L। नाउ इफ करंट I इज चेंजिंग इन द कॉइल, अगर इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, इफ करंट I इज चेंज बाय डेल्टा I, ठीक है, इफ करंट I इन द कॉइल इज चेंज बाय एन अमाउंट डेल्टा I, यानी अगर करंट इतना चेंज होगा तो क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली फ्लक्स भी चेंज होगा, तो हम इस इक्वेशन को, यानी ये जो इक्वेशन है ये वाली या ये वाली इक्वेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर दोज चेंजेस n डेल्टा फाई इज इक्वल टू m डेल्टा I, यानी करंट चेंज होगा, यहाँ पे देखें करंट चेंज हो रहा है, L तो कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ लूप्स ये भी कांस्टेंट है, तो करंट चेंज होने से फाई यानी फ्लक्स चेंज होगा। सो टोटल चेंज इन फ्लक्स through the n loops of the coil is n delta phi which is equal to m delta I। ठीक है, इस वाली चेंज इन फ्लक्स को हम यहां पुट करते हैं इक्वेशन 1 फैराडेज लॉ में,
तो हमारे पास आ जाएगा ई एल, इसको हमने कहा है ई एल, एल सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है, इसलिए हम इस वाली ईएमएफ को कहते हैं ई एल। दिस इज इक्वल टू माइनस एम की जगह आ जाएगा एल और डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। So now in this case we have proved that the self-induced EMF in a coil EL is equal to minus L delta I over delta T, where L is the self-inductance or simply inductance of the coil, which depends, inductance की value depend करती है area of cross section of the coil, ठीक है, और इसका जो कोर मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल इस पर डिपेंड करती है। अगर हम आयरन का कोर यूज करें तो उसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द एयर, ठीक है। तो कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है और ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे एल की वैल्यू डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस। और ये क्वेश्चन हमारे पास ये शो कर रही है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई एल इन द कॉइल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। करंट जितना तेजी से चेंज होगा ईएमएफ उतनी ज्यादा इंड्यूस होगी, ठीक है। ये दोनों में है, इसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी ऐसा है कि जितना तेजी से करंट प्राइमरी में चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस होगी। और यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन में जितनी तेजी से करंट यहाँ पे चेंज होगा, यानी करंट का रेट ऑफ चेंज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगी एज सेल्फ ईएमएफ और बैक ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने एम को डिफाइन किया था पहले एज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, लेकिन वहां पे क्योंकि दो कॉइल थे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी में हमने कंसीडर किया था। यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एल और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, उनकी रेशो इसी इक्वेशन से आप लिख सकते हैं। अगर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, एल को डिटरमिन करें तो एल क्या होगा, ई एल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सो दैट इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है। तो इन दोनों की जो रेशो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, इनकी रेशो जो है दैट इज, सो दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। सो दिस इज, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो इन दोनों की रेशो एल के बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस एल, ठीक है। और जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उसकी एसआई यूनिट हेनरी है, इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज आल्सो हेनरी, और वो क्या होती है 1 हेनरी। अगर किसी कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट पे चेंज हो रहा हो और उसकी वजह से उसी कॉइल में 1 वोल्ट की ईएमएफ प्रोड्यूस हो, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी, ठीक है। एल उस वक्त 1 हेनरी होगा एंड हेनरी आप लिख सकते हैं, हेनरी इज वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। ये यहां से आता है इसी इक्वेशन से, वोल्ट ओवर एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हैं वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर। सो दैट इज द म्यूचुअल, दैट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सिंपली इंडक्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। इंडक्टेंस की या सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट वही है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू थी, यूनिट थी। तो देखें इन दोनों टॉपिक्स में सिमिलैरिटी है। वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि ईएमएफ करंट एक कॉइल में चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में, ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस होती है। और यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। और इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ये नेगेटिव साइन इसकी अपोजिंग नेचर को शो कर रहा है कि ये बैटरी की पोलैरिटी को अपोज करेगी, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर बैटरी करंट को इंक्रीज करना चाह रही है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उस करंट को डिक्रीज करेगी, यानी बैक ईएमएफ होगी। और अगर बैटरी की वजह से करंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो करंट कम हो रहा है, लेकिन अब इंड्यूस्ड ईएमएफ उस करंट को ज्यादा करना चाहेगी। सो दिस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या जितनी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती हैं अकॉर्डिंग टू लेंथेस लॉ, वो उस चीज को अपोज करती हैं जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रही होती हैं। सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये अपनी कॉज को अपोज करती है, यानी बैटरी की पोलैरिटी को अपोज करती है, इसलिए हम इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है।